अब तक हमने देखा कि युवराज अपने घर आने वाली बात सिर्फ अपने डैड को बताता है, साथ ही वो उनसे किसी को भी ना बताने का प्रॉमिस ले लेता है। इधर अगले दिन घर की तैयारियों के बीच कुहू को बुआ दादी की डांट भी पड़ चुकी थी। राजेश्वरी जी का मानना था कि जैसे बाहर की सड़ी हुई मछली घर के तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही छोटे सोच और छोटे परिवार वाली कोई भी लड़की उनके परिवार के रीति रिवाज को दूषित ना करे। कुहू के मुंह से सुनी बातों को सुनकर बुआ दादी का मूड जो खराब हुआ था वो टीवी पर अपने प्यारे पोते की वाहवाही को देखकर धीरे धीरे गायब हो गया। ये वाहवाही कुछ ऐसी थी जैसे युद्ध से जीतकर कोई राजकुमार वापस अपने घर आने वाला हो। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर एक नौकर डोर खोलने के लिए अभी बड़ा ही था कि तभी अचानक कुहू बोल पड़ती है, क्या युवराज भैया इतनी जल्दी आ गए? मीरा जी जैसे ही उस बंद दरवाजे को देखती है उन्हें आभास हो जाता है कि बाहर उनका बेटा नहीं है। आखिर एक माँ की ममता कैसे अपने बेटे के आने के अभाव को नहीं पहचानती। मीरा जी कुहू के एक्साइटेड चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती है। वो जानती थी कुहू कितना ज्यादा अपने भाई से मिलने के लिए बेकार है। दूर रहकर भी युवराज ने अपनी लाडली बहन को बिगाड़ रखा था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि जो कुहू ने घर में डिमांड करी हो वो उसे उसी दिन ना मिली हो। और जहां तक बात उसके युवराज भाई की आती थी तो वो तो कुहू की मन की इच्छा बाहर आने से पहले ही पूरा कर दिया करते थे। लेकिन फिलहाल मीरा जी को कुहू से ये कहना पड़ता है, हमें नहीं लगता है बाहर युवराज होंगे। वैसे भी उन्होंने सुबह की फ्लाइट ली होगी। हालांकि यह बात सच भी थी कि यह युवराज के आने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी कुहू के मुंह से युवराज दरवाजे के बाहर हो सकता है, यह उम्मीद लिए बुआ दादी तुरंत उस नौकर को जो अब तक दरवाजे तक पहुंच चुका था उसे रोक देती है। वही रुक जाए, मैं दूर हम खोलेंगे। राजेश्वरी जी खुद उठकर मैं दूर खोलने के लिए जाती है। ये काम शायद वो और किसी के लिए नहीं करती, लेकिन युवराज के लिए तो उन्हें इससे भी कोई परहेज नहीं था। एक मुस्कान लिए जैसे ही राजेश्वरी जी मेन डोर खोलती है, उनकी वह मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर युवराज नहीं बल्कि जाने माने पंडित जी थे, जिन्हें कल दोपहर में राजेश्वरी जी ने घर आने के लिए बुलाया था। जिस चेहरे को देखने के लिए बुआ दादी दरवाजा खोलने गई थी उसे वहां सामने ना देखकर बुआ दादी का मन तो फीका हुआ था, लेकिन फिर तुरंत उन्होंने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। बाहर खड़े पंडित कोई आम पंडित जी नहीं थे, बल्कि सूर्यवंशी परिवार के सबसे पुराने और खास पंडित थे। उन्हें देखकर राजेश्वरी जी उन्हें प्रणाम करती है और अंदर आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद राजेश्वरी जी कहती है, यह लीजिए पंडित जी, सूर्यवंशी परिवार में आने वाले शख्स की यह जन्म विवरण है। आप अच्छी तरह से देखकर हमें बताएं कि क्या ये लड़की इस घर में बहू बनने लायक होगी या नहीं। आशिमा के जन्म विवरण की जानकारी लेने के लिए कल उन्होंने अमरजीत को कहा था। अमरजीत ने भी अपनी बुआ माँ के कहे इस काम को नागपाल से उनकी बेटी के जन्म विवरण भी भेजने को कहा था। हालांकि उस वक्त सुरेंद्र नागपाल जी को जन्म विवरण समझ में नहीं आया था। उन्हें लगा था कि शायद अमरजीत जी उनकी बेटी का बायोडेटा भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि नए जमाने में आज भी अमरजीत जी कुंडली मिलान वगैरह में मानते होंगे। लेकिन इतने बड़े और राजपूतों के परिवार होने के नाते उन्हें अपनी बेटी का जन्म कुंडली अमरजीत जी के पास को भेजनी पड़ी। इधर सूर्यवंशी मेंशन में राजेश्वरी जी नंदिनी को तुरंत अर्जुन की जन्म कुंडली लेने के लिए कह देती है, जो नंदिनी जी तुरंत लाकर पंडित जी को थमा देती है और थोड़ा एक्साइटेड होकर कहती है, पंडित जी, मेरे बेटे अर्जुन के लिए कैसी रहेगी आशिमा। जहां बात उनके बेटे की होती है वहां नंदिनी जी राजेश्वरी जी की चापलूसी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। कुछ देर बाद पंडित बेहद खुशी के साथ बताता है कि आशिमा इस परिवार के लिए बहुत अच्छी है। ऐश्वर्य और वैभव भी उनके आने के बाद बढ़ेगा। इस परिवार के लिए ये लड़की शुभ हो सकती है। ये सुनकर सभी को अचानक कल अमरजीत के कहे शब्द याद आते हैं कि आशिमा का कोई भाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नागपाल का आधा ऐश्वर्य तो इसी लड़की के पास है, और जब सूर्यवंशी उसे एक्वायर्ड कर लेगा तो उससे वैभव भी और बढ़ेगा। पंडित जी की बात सुनकर नंदिनी जी के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं अब राजेश्वरी जी भी सैटिस्फाइड हो चुकी थी। लेकिन तभी पंडित थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लेकिन बस एक चीज, इस बच्ची के लिए हमें थोड़ा खटक रही हैं। ये सुनकर राजेश्वरी जी पंडित जी को कहती है, पंडित जी पूरी बात साफ साफ बताए, और यह शुभ हो सकती है। क्या होता है, इसे होना होगा। हमें सिर्फ इतना बताए, क्या ये लड़की इस खानदान के लायक है या नहीं है। तभी पंडित जी एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, नहीं नहीं राजेश्वरी जी, लड़की घर के लिए सही है,
लेकिन जो चीज़ हमें खटक रही है वो अर्जुन और आशिमा के पति पत्नी जीवन की है। देखिए, जहाँ तक हम देख सकते हैं, और यह हमारा सिर्फ एक अनुमान ही है, कि शुरुआत में दोनों का मेल नहीं बैठेगा, लेकिन बाद में शायद मिल जाए। यह मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। हालांकि आगे आने वाला भविष्य तो उन दोनों के कर्मों और किस्मत दोनों पर ज्यादा निर्भर करेगा। वैसे भी जुड़िया तो उपवाला बनाता है। अब अर्जुन और आशिमा के रिश्ते में प्यार हो वो तो किस्मत ही बता सकती है। हम तो सिर्फ यह कुंडली ही मिलाकर अपना अनुमान ही लगा सकते हैं। ये सुनकर नंदिनी जी की खुशी तुरंत गायब हो जाती है। आखिर कौन सी माँ ये सुनकर खुश रह सकती है। लेकिन तभी राजेश्वरी जी एक पंडित जी के सामने हाथ दिखाकर कुछ भी आगे कहने से रोक देती है। बस पंडित जी, आपका काम यहाँ सिर्फ लड़की की कुंडली बताने का था, किस्मत का पाठ पढ़ाने का नहीं था। आप शायद भूल रहे हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, जिनके घर किस्मत आती नहीं बल्कि बनती है। और रही बात अर्जुन और आशिमा के रिश्तों को निभाने की, तो एक बार जो लड़की इस घर की बहू बन गई वो ये जिम्मेदारी निभाना भी सीख जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश्वरी जी, किस्मत तो उसे लड़की की अच्छी है जो वह इस घर में बहू बनकर आएगी। थिंकिंग फेस, क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि जोड़िया उपवाला बनाता है? क्या अर्जुन और आशिमा की शादी हो पाएगी? जानने के लिए पढ़िए किस्मत वाला प्यार कहानी मेरे यानी पिंकी पैल के साथ। दोस्तों, कहानी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लाइक कमेंट जरूर कर देना।